आपके सामने क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डुअल पेयर ऑफ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए, अगर आपने डुअलिटी थ्योरम को सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा सीरीज और पैरेलल में व्हाट विल हैपन, आपका जो केवीएल है इट विल बिकम केसीएल। वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में बन जाता है और वोल्टेज करंट में कन्वर्ट, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस में, और इंडक्टर कैपेसिटर में। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो वोल्टेज सोर्स किस में कन्वर्ट हो गया? करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर इंडक्टर, मतलब इट विल बी एल सी वी एस सी एस। तो जो ऑप्शन इससे मिलता हुआ हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, इसमें टाइमर भी लगा हुआ है, अच्छी बात है ये तो। चलिए आपको टाइम देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और 20 ओम के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको दिया गया है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? क्या होगा राइट आंसर? चलिए टाइम अप। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी वोल्टेज माने बाय के सी एल, वी माइनस का 10/2 प्लस वी बाय 20 प्लस वी माइनस 20/4 इक्वल्स टू 0। सो वी बराबर 2 प्लस वी बाय 20 प्लस वी बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 5। तो यहाँ पर 20 अगर आप ले लेंगे तो कितना बचेगा ये? एक मिनट, अगर ये कन्वर्ट होगा v माइनस, ओके ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में, ये प्लस में आएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया, मैंने पोलरिटी पे ध्यान नहीं दिया। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसी ही मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आपको इन चीज़ों का टेक केयर करना है। तो इट विल बी बिकम v प्लस 20 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब कोई मतलब ही नहीं रह गया, देन v इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ टोटल करंट कितना हो गया है सबके अक्रॉस? करंट इज इक्वल्स टू ऑल्सो गेट 0। तो 20 ओम के अक्रॉस, क्योंकि v बाय 20 इक्वल्स टू आई आता, जब v 0 हो गया तो करंट भी 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे भी आपको चलिए पता नहीं क्या हो गया था, सॉरी। तो ये क्वेश्चन है, ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स डैश मेंटेनेंस एज कंपेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ए सिग्निफिकेंट लो, स्लाइटली लो, सिग्निफिकेंटली हाई या स्लाइटली हाई। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? तो क्यों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है? देखो यार, स्लिप रिंग का होता क्या है, इसके शाफ्ट के एंड पर क्या होता है, 3 स्लिप रिंग्स होती हैं फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की। इनके ऊपर रखे रहते हैं कार्बन के ब्रशेस। कुछ टाइम के बाद ये क्या होते हैं, घिसते हैं, खराब होते हैं। तो इस पार्ट की वजह से मेंटेनेंस ऑफ इंडक्शन मोटर इज वेरी हाई। जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर हमारे पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं। एंड रिंग्स रहती हैं, कॉपर की बार रहती हैं, है ना, इस तरीके से।
तो यहाँ पर आपका मेंटेनेंस लो है, नो ब्रश रिक्वायर्ड्स, यहाँ ब्रशेज है ही नहीं, ठीक है। तो इस कारण की वजह से जो स्लिप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसका मेंटेनेंस लो है, सिग्निफिकेंटली लो है, मतलब स्लाइटली भी नहीं, अच्छा खासा, मतलब आप दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये किफ़ायती है, इस मामले में कॉस्ट इफेक्टिव है, कम खर्चा है मेंटेनेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एरर आर इंट्रोड्यूस इन द मेजरमेंट बाय वाटमीटर ड्यू टू डैश टू बिटवीन करंट कॉयल एंड प्रेशर कॉयल। ए सेल्फ इंडक्टेंस, बी म्यूचुअल इंडक्टेंस, सी रेजिस्टेंस या डी सेल्फ कैपेसिटेंस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। क्यों एरर इंड्यूस होती है एक वाटमीटर के अंदर? तो देखिए इसके कई कारण हैं। पहला कारण क्या होता है, प्रेशर कॉयल इंडक्टेंस। दूसरा कारण क्या है इसका, प्रेशर कॉयल कैपेसिटेंस। तीसरा क्या कारण है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट। चौथा होता है इसमें एरर आती है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पांचवी एरर आती है इसमें टेम्परेचर एरर। है ना। तो इन कारणों की वजह से यहां पर ऐसा होता है। तो अब आप चेक कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ है नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, सेल्फ कैपेसिटेंस नहीं है, इट विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द रीजन फॉर एरर। और किस किस के बीच में होती है, वोल्टेज कॉइल और आपका करंट कॉइल, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल की वजह से ये एरर होती है। चलिए, ठीक है, किस किस के बीच में होता है ये, वोल्टेज कॉइल लिख लेते हैं एंड करंट कॉइल। देखो बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप स्विच हो सकते हैं 1.5x और 2x की स्पीड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ ए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल स्मॉल 1 0 लार्ज। क्या होगा इसका राइट आंसर? कैसा होता है? तो देखो अगर आपने हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का कंपैरिजन देखा हो, देखो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए, हर साल इस पे से क्वेश्चन आता है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का आपको इस तरीके से मिलता है बीएच कर्व, और लो मैग्नेटिक जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका बीएच कर्व आपको ये मिलता है। दिस इज फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एंड दिस इज फॉर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जो इसके सबसे बड़ा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एरिया होता है, एरिया ऑफ कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, जितना कम आपका एरिया होगा उतना ही कम आपका एनर्जी लॉस होगा, है ना।
तो यहाँ पर आपके लिए कैसा होना चाहिए, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, सो दैट एनर्जी लॉस इज मिनिमम। इसी कारण से ट्रांसफॉर्मर का कोर आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। समझे? तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच गैस, द गैस विच इज नॉट प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ गैसियस बायोमास इज, कौन सी गैस इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी मैथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो देखिए ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, लेकिन नियॉन क्या है आपकी, एक आइडियल गैस है, ठीक है, ये नहीं मिलती आपको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सटीक है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पीक लोड इज डैश द बेस लोड। पीक लोड इज डैश द बेस लोड, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए अगर आपको पता हो, है ना, इफ यू विल नो दैट क्लियरली, एक मिनट में, ये अगर आपने सही से पढ़े हैं लेक्चर्स, तो आप जानते होंगे कि पीक लोड ये एनर्जी डिमांड और दिस इज टाइम। तो इस तरीके से आपने कर पढ़ा होगा। तो आप देख सकते हैं 24 घंटे का टाइम में मैंने फ्रेम ले लिया 24 आवर। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल के तौर पे 10 मेगावाट आपकी 24 घंटे डिमांड बनी हुई है, मिनिमम सप्लाई है, इतना आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, दिन का कोई भी टाइम हो। और ये वो टाइम है जब आपकी एनर्जी की डिमांड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, मान लो 80 मेगावाट। तो इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं पीक लोड। क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इज पीक लोड, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को कहते हैं हम बेस लोड, ठीक है। ये बेस लोड है, ये पीक लोड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्साइड भी कर रहा है और इससे ऊपर भी जा रहा है ना। तो ओवर भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी आंसर दिया है बी इज द राइट आंसर। चलें आगे क्वेश्चन पे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर स्केल्ड एट ए लीनियर, एल्गोरिथम, एक्सपोनेंशियल, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ए लीनियर, एल्गोरिथम या एक्सपोनेंशियल या नॉन यूनिफॉर्म। तो मूविंग आयरन के लिए हम क्या जानते हैं भाई? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म स्केल, है ना। तो यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर के बारे में भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पर? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, है ना। और कंट्रोलिंग टॉर्क,
स्प्रिंग कंट्रोल का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। जिसने भी आंसर डी दिया है इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 क्वेश्चन। द वोल्टेज अक्रॉस ए 11 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो इज, कितना होगा? बहुत आसान है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ देख लो यार, 11 ओम के अक्रॉस निकालना है। इसके अक्रॉस कितना लग रहा है? पैरेलल में 10 वोल्ट। पूरे के पूरे लूप में आप केवीएल लगा दो। इन लूप माइनस का 19 V1 माइनस का V1 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, माइनस का 20 V1 इक्वल्स टू 10, V1 बराबर 10/20 माइनस का इक्वल्स टू -1/2 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो जिसने भी आंसर डी दिया है बहुत बढ़िया, एक नंबर जोड़ लो अपना, ऐड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। टैपिंग फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन डैश फॉर स्पीड कंट्रोल, एसी सीरीज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, रिपल्शन मोटर, या ऑप्शन नंबर डी। तो यार टैपिंग फील्ड का इस्तेमाल करते हैं हम यूनिवर्सल मोटर, वर्किंग ऑन बोथ सप्लाई एसी एंड डीसी। ठीक है, आप इन पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका मिक्सचर ग्राइंडर होता है उसमें भी आप यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 76 क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ द एक्टिव पावर इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट इज, ठीक है, क्या होगा? एक्टिव पावर, ठीक है, आपको एक्टिव पावर बतानी है इन स्टार कनेक्टेड सर्किट। बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर। चलिए, तो इसका सिंपल सा आंसर है P बराबर √3 VL IL cos phi। रिएक्टिव पावर के लिए √3 VL IL sin phi, और एपरेंट पावर के लिए √3 VL IL। दिस इज फॉर स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा कनेक्शन के लिए बताएं। डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या सही आंसर होगा? तो P बराबर 3 VP IP cos phi, Q बराबर 3 VP IP sin phi, और S बराबर 3 VP IP और डेल्टा कनेक्शन। तो हमसे पूछा गया है स्टार कनेक्टेड के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द करंट थ्रू द 1 ओम रजिस्टर। बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। इसमें आपको यहाँ पे ये करंट दिया गया है, फाइंड आउट करना 1 ओम के अक्रॉस कितना होगा। बहुत आसान है यार, बड़ी आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। सीधा लगाओ यहाँ पर क्या, ए नोड पर, नोडल एनालिसिस। तो V माइनस का 12 = 4 प्लस V/1
माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो v माइनस 12 प्लस 4v माइनस का 8 एलसीएम ले लिया बाय डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0। v बराबर 5v इक्वल्स टू 20। v बराबर आ गया आपका 4 वोल्ट। करंट निकालना है आपको, तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बराबर 1। तो 4 बराबर 1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 78 द सोर्स इम्पिडेंस इज ZS, आपको ये दिया गया है 9 plus j6 ohm in the circuit shown below. Maximum real power transferred to the load impedance ZL when the ZL is equals to। बहुत आसान है। क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होती है। अगर आप सबने पढ़ा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को, कंडीशन फॉर क्या होता है, ZL बराबर ZS। तो आपको ये 9 प्लस j6 का कॉन्जुगेट कर दो, 9 माइनस j6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 Earth resistance does not depend on neutral earthing, B salt content in the soil, content of the iron या nature of the soil. What should be the right answer? Earth resistance does not depend on, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो कौन कौन से वे फैक्टर होते हैं, अगर आपको ये बात पता हो कि कौन कौन से फैक्टर पर अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड, तो फर्स्ट है द रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल, सेकंड है आपका क्या है, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन सॉइल, चौथा है कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, पांचवा है मॉइस्चर कंटेंट, छठा है आपका टेम्परेचर। तो आप देख लीजिए कि कौन सा पॉइंट इसमें नहीं आ रहा। नेचर ऑफ सॉइल ठीक है, कंटेंट ऑफ मिनरल्स सही है, सॉल्ट कंटेंट इन दी सॉइल सही है, न्यूट्रल अर्थिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज एम्प्लॉयड टू ए कंपनसेट एरर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, compensate error due to temperature variation, option C compensate the error due to high voltage current और compensate the error due to the high current। बहुत आसान है यार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। टेम्परेचर वेरिएशन से आपको क्या करता है, ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और पीएमएमसी के अंदर पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, डैम्पिंग टॉर्क कौन सा यूज़ करते हैं। तो आप सब बताओ मेरे को कमेंट में, सर एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, पूछ लेता है स्प्रिंग कंट्रोल कौन सा होता है इसमें, कंट्रोलिंग मेथड, सॉरी स्प्रिंग कंट्रोल मेथड या ग्रेविटी कंट्रोल।
आप यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाहर अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा सा माइंड मत करना, ठीक है, डिस्टर्बेंस रहता ही है, कोई नहीं, आप फोकस करो सिर्फ पढ़ने पर। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल इज ट्रिपल्ड देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल विल बिकम। ऑप्शन ए 4, 1/3, 3 या 1/4। तो आप सबको पता है क्या होता है, B बराबर μ/2 IR। सो रेडियस को ट्रिपल कर दोगे तो इट विल बी रिड्यूस 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन इज करेक्ट। बताएं। तो सभी को पता होगा यार, इन्वर्स लैम्बर्ट कोसाइन लॉ सभी ने पढ़ा होगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ सभी ने पढ़ा होगा, है ना। ये दो लॉ आपको पता होने चाहिए। कौन सा? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। E बराबर I/R का स्क्वायर, और दूसरा है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, E बराबर I cos phi R का स्क्वायर, है ना। तो देख लेते हैं। इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पर चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कनेक्शन फ्रॉम स्टार्टर टू द मोटर एज इट इज टू बी टेकन ओवर द फाउंडेशन बेड on which the motor is placed? Option A power circuit, option B aluminium cable, option C TP main switch, और option D flexible conduit। बहुत आसान है यार, बताओ यार। ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सिबल कॉन्ड्यूट का अपन इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज यूज्ड इन द स्पोर्ट स्टेडियम। कौन से लैम्प हम यूज़ करते हैं? बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, बार बार आता है SSC JEE में। सोडियम वेपर लैम्प। तो सोडियम वेपर लैम्प का इस्तेमाल होता है स्टेडियम और रोड लाइट या पार्क, है ना। फ्लोरेसेंट लैम्प का इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम कॉमर्शियल लाइटनिंग के लिए। या कॉमर्शियल यूज। इनकैंडेसेंट लैम्प इसका यूज करते हैं टेबल लाइट या हॉल्स। तो ऐसे ही आप सारी चीज़ों को, हेलोजन का आप मुझे कमेंट करके बताएं। काफ़ी फेमस है, ये भी पूछा जाता है ऑटोमोबाइल्स। या आपने एक जगह और देखा होगा हेलोजन का, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको एग्जाम में ऐसे मिलते हैं टेंडर वाले या फिर बिजनेस रिलेटेड, आप इन्हें तभी करना जब आपको पता हो, अदरवाइज इन क्वेश्चन को लीव कर देना, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उन्हें सही करना। ए एक्सेप्टेड टेंडर्स, बी स्पेशल सुपरविजन, सी प्रीवियस टेंडर्स
या ऑप्शन डी रिलायबल एविडेंस। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रिलायबल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इन सर्किट बिलो रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगानी है, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सर सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये थ्योरम तभी ही एप्लीकेबल है जब, सबसे पहला इसका पॉइंट आप माइंड में रखें, सिंगल सोर्स हो। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल व्हेन ओनली वन सिंगल सोर्स नेटवर्क आर अवेलेबल। बट यहाँ पे तो आपको डबल सोर्स मिल रहा है, इसलिए कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, या तब भी एप्लीकेबल नहीं होगी अगर कोई टाइम वेरिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई डिपेंडेंट सोर्स होगा। ठीक है, तब भी एप्लीकेबल नहीं होगी, या आपका नॉन लीनियर एलिमेंट होंगे। तो ए, ठीक है, 2 3 4 पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 110 देन द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द करंट। बहुत आसान है यार, आई ओवर वी ओवर एक्सएल, वी ओवर 2 पाई एफ एल। अगर आप इसे 1/10 कर देंगे तो करंट 10 टाइम्स हो जाएगी, बस करंट बिकम्स 10 टाइम्स। ठीक है, बढ़ जाएगी भाई। आपने एक्सेल को कम करा तो करंट आपकी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द बैरियर वोल्टेज फॉर जर्मेनियम इज एट 2.5 C। ठीक है, 25 सेंटीग्रेड डिग्री पर है, तो क्या होगा बैरियर वोल्टेज? ठीक है, जर्मेनियम के लिए। तो आप सबको पता होगा यार, ये जो होता है आपका, इसे बोलते हैं रूम टेम्परेचर। वी कॉल्ड एज रूम टेम्परेचर, है ना। और जर्मेनियम के लिए इट इज 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। तो जर्मेनियम विल बिकम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an current of 10 ampere is divided into 3 branch name, branch 1, branch 2, branch 3 respectively. The length of the wire in the 3 branches are being proportional to 1, 2, 3, 4. If the wire of the material and cross sectional are used, same material and cross sectional are used, what are the values of the current in the branch 1, branch 1st, 2nd, 3rd? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना।
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सर्किट बना लो पहले, सर्किट क्या कह रहा है। तो आप ऐसे करके एक सर्किट बना लो। सर्किट बनाने के बाद मैंने देखा कि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, सीधा मुझे करंट डिवीजन रूल लगाना है। तो मुझे निकालना 1 ओम के अंदर है करंट, तो करूँगा क्या, इन दोनों अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस को ऊपर ले लूँगा। फिर क्या करना है, एक बार इसकी मल्टीप्लाई, फिर एक बार इस ब्रांच की मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, फिर इसकी और इसकी, फिर मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। बस जो आएगा कैलकुलेट करके वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालो, फिर वोल्टेज, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल करंट डिवीजन रूल के थ्रू आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो माय डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। ऑप्शन ए, क्वेश्चन दिया गया है, ए 220 वोल्ट 3 फेज वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज प्योरली रेजिस्टिव लोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिएक्टिव पावर टू द एक्टिव पावर। बहुत आसान है यार, प्योरली रेजिस्टिव है, सिर्फ और सिर्फ P इसके अंदर प्रेजेंट होती है, Q इसमें 0 होती है। तो पूछा क्या है, बड़ा आसान, Q बराबर P का रेशियो पूछा है, 0 बटा समथिंग रहेगा, आंसर आएगा 0 VAR। ऑप्शन नंबर, सॉरी VAR नहीं आएगा क्योंकि रेशियो है। कितना आसान है बताएं, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कुछ करने की ज़रूरत पड़ी हमें? कुछ भी नहीं करने की पड़ी, है ना। और अगर कोई नया स्टूडेंट हो, नहीं पता कि ऐसा सर क्यों हुआ, तो P बराबर VI cos phi, रजिस्टिव सर्किट के लिए cos phi का वैल्यू क्या रहता है, इट विल बी 0 डिग्री। सो cos phi 0 इक्वल्स टू 1। तो जब आप Q कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे sin phi, तो sin 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, तो Q बराबर 0, P बराबर VI, तो 0 बटा VI इक्वल्स टू 0। तो ऐसे भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट। बताएं, बहुत आसान है। बार फैक्टर इज 0, नहीं, करेक्ट पूछा है, ये गलत है। पावर कंज्यूम्ड इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी गलत है। अप्लाई, नो, ठीक है, आउट ऑफ फेस नहीं, इन फेस होते हैं। P बराबर VI DC के लिए भी, और AC का एक्चुअली फॉर्मूला होता है P बराबर VI cos phi। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, phi इज 0 फॉर द रेजिस्टिव सर्किट, है ना। सो P बराबर VI मल्टीप्लाई बाय 1, तो दोनों AC DC के लिए सेम फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम राइट है। 92, a capacitor is allowed to accumulate the charge through 3.5 ampere current. How much time it will require to accumulate a charge of 70 micro coulomb charge? 20 second, 200 microsecond, 2 ampere second या 20 माइक्रोसेकेंड। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है I बराबर Q बाय T। ठीक है, सो Q इज इक्वल्स टू 70 माइक्रो कूलम। ठीक है, वेयर T हमें फाइंड करना है, टोटल करंट हमें दिया गया है, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। 3.5 70 इंटू 10 का पावर -6 T, it will equals to 20 microsecond is the answer।
करेंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ी आसानी से आपने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर of 6 ohm and inductor having an inductance of 8 ohm are connected in series to a 250 volt 50 hertz supply. Calculate the active power consumed. ठीक है, I बराबर, बड़ा आसान है यार, Z निकाल लो, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, I बराबर कितना आ गया 25 एम्पियर, है ना भाई। V बाय जेड ही तो किया है। ठीक है, P अब आपको निकालना है, VI cos फाई, वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है, लेकिन पावर फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो cos फाई बराबर होता है R बाय जेड विच इज इक्वल टू 6 बाय कितना स्क्वायर करके 10 विच इज 0.6। तो P बराबर V कितना हो गया मेरा 225 इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू 3.75 किलोवाट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। A 415 volt 3-phase star connected alternator supply a delta connected load. Each phase which of the following impedance of 86 ये phase angle, calculate KVA rating of alternator neglecting losses in the line between the alternator and the load। ठीक है, बताएं, बहुत आसान है यार ये क्वेश्चन, तो सिंपल आपको निकालना है। तो क्या होता है इसका 3 VP IP। ठीक है, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटिंग सप्लाई डेल्टा कनेक्टेड लोड है, ध्यान रखना, इसलिए ये फॉर्मूला उठाया। कैलकुलेट KVA रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर। तो IP कितना हो गया यार 415 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस 86 बाय 54.46। ठीक, तो कितना आ गया 4.82। S बराबर 3, फेस कितना दिया है 415 मल्टीप्लाई बाय 4.82 विच इज इक्वल्स टू 12 और चौका 48 150 ठीक है, तो ये हो गया लगभग 5 मान लो, इसे 12 मान लो, 12 पंजे 60 के अराउंड वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन नंबर ए को कर सकते हैं राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉनिक्स से आने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन। हर 10 डिग्री पर वैल्यू डबल हो जाती है, 2 टाइम्स कह लो या डबल कह लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए माइनस का 1, सॉरी गाइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3 फेज अनबैलेंस लोड सिस्टम द मेथड यूज टू मेजर पावर इज। क्या होगा भाई, आपको अगर अनबैलेंस सिस्टम में कैलकुलेट करना है तो याद रखो, अगर बैलेंस सिस्टम होता है तो
1 वाट मीटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप अनबैलेंस सिस्टम की बात करें या बैलेंस सिस्टम की भी बात करें तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो 2 वाट मीटर मेथड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और 3 वाट मीटर से भी कर सकते हो, लेकिन पैसा क्यों लगाना, है ना। अगर अनबैलेंस्ड का काम 2 से चल रहा है तो 3 वाट मीटर क्यों लगाने, और बैलेंस सिस्टम का काम 1 से चल रहा है तो 2 का क्यों यूज़ करना। ठीक है, तो W बराबर W1 प्लस W2 कितना आता हमारा, √3 VL IL cos phi। अगर आप W1 आपके पास हो VL IL cos phi 30 प्लस phi, W2 VL IL cos, सॉरी फाई यहाँ पे मैंने गलती से लगा दिया है, सॉरी फॉर दैट, 30 माइनस का 5। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपसे कोई 4 वायर सिस्टम पूछ ले तो n-1 करके 3 वाट मीटर से, तब 3 वाट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 3 फेज था, 3 वायर था, तो इसलिए 2 वाट। ठीक है, ब्लॉन्डर्स थ्योरम आपको पता होनी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, 98 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कैसे करेंगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फेज डिफरेंस बिटवीन 2 सिग्नल इज 180 डिग्री, देन द लिजाजियस पैटर्न विल बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री है अगर फेज डिफरेंस, सॉरी अगर आपको ध्यान हो तो इट विल बी लुक लाइक दैट। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन विद द मेजर एक्सिस इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 180 के लिए। और अगर आपका 360 पूछता है, ठीक है, या 0 डिग्री पूछता है, तब ये होता है फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब गलतियाँ होती रहती हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सेंट्रल रिसीवर पावर टावर ऑफ सोलर प्लांट इज। तो देखा होगा आपने, ये आजकल एक नई टेक्निक आई है, लिक्विड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गर्म करके। ठीक है, तो ये चाइना में आपने देखा होगा कि खूब सारे शीशे लगा के बीच में मोल्टन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। सर्च करिएगा, नेट पे मिल जाएगा, पिक होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। इट विल बी अराउंड 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये। ए पाइप इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर अर्थिंग शेल शुड नॉट बी लेस देन द मिनिमम लेंथ रिक्वायरमेंट 3.5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर।
क्या होगा। तो ये बिल्कुल आपको रटा रहना चाहिए, 2.5 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, 2.5 मीटर इन लेंथ एंड 40 mm इन डाया। तो पाइप वाले के लिए कितना होता है, और डाया में होता है 40 mm। और यहीं पे प्लेट की अर्थिंग की बात करें तो ये होता है 60 × 60 × 3.1 mm, है ना, फॉर कॉपर। ठीक है, याद रखें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछता है एग्जाम में, बहुत आता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोनस क्वेश्चन है हमारा आज का। बोनस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ टाइमर, तो मुझे पता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन भी किसी एग्ज़ाम में ही आया है, आते हैं, यूपीपीसीएल जेई में आया था शायद ये क्वेश्चन। तो डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पावर स्टेशन, या डी स्टीम पावर स्टेशन। बहुत जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो बोनस क्वेश्चन जिसने भी सही करा अपना कमेंट ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय।